नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से। महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई बड़ी पेचीदा हो चली है, पार्टियों के खेमे इधर उधर हो गए हैं, इसीलिए उलझन और ज्यादा है। चुनावी समीकरणों को ढंग से समझने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने बात की है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। आइए आपको सुनाते हैं इस बातचीत का कुछ हिस्सा। बहुत सारी चर्चा है कि अभी भी आप अलायंस पार्टनर और ढूंढ रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर भी एक बार कोशिश हुई है और आजकल राज ठाकरे की बड़ी चर्चा है। पहली बात तो यह है कि उद्धव ठाकरे जी पर कोशिश करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए, वो कोई कोशिश कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है। हमारी तरफ से कोशिश की गुंजाइश नहीं है, करने का कारण भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से भूमिकाएं ली है, एंटी मोदी जी की भूमिका, और अब तो मुझे बहुत इस बात का दुख है। देखिए, राजनीति तो अपनी जगह, इस बात का दुख है कि वोट की राजनीति में धीरे धीरे सूडो सेक्युलर अपीजमेंट की राजनीति में उद्धव ठाकरे पहुंच गए और उन्होंने सीएए को विरोध कर दिया। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच में बाल ठाकरे जी के बेटे कि जो सीएए का विरोध करते, सीएए का विरोध उन्होंने कर दिया परसों भाषण में अपने। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब खेमे बढ़ चुके हैं। अभी भी राज ठाकरे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलायंस की कोशिशों की हम चर्चा सुनते हैं कि मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी अलायंस की चर्चा तो कोई हमारी शुरू नहीं हुई है। आज अगर हम देखें तो राज ठाकरे जी ने मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज़ है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। हाँ, अभी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम 3 लोग हैं और इस गठबंधन में किसी को अकोमोडेट करना ये भी तो एक टास्क है। बिल्कुल, तो इसलिए अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है। और शो में अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां माओ के सम्मान में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राज्य में अब जो सरकारी दस्तावेज है उसमें मां का नाम अनिवार्य होगा। ये जो फैसला है वो 1 मई से लागू होगा, यानी कि राज्य में 1 मई 2024 को या उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनके सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए मुंबई से रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मंत्रियों के नेम प्लेट पर अब उनकी माताओं के नाम भी सज चुके हैं। पहले अपना नाम, फिर मां का नाम, फिर पिता का नाम और आखिर में सरनेम। ये बदलाव राज्य मंत्रिमंडल के हालिया फैसले के अनुसार किया गया है, जिसके मुताबिक 1 मई 2024 को या उसके बाद पैदा होने वाले सभी बच्चों के लिए आधार और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम के साथ उनकी मां का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का ये कार्यालय है मेरे पीछे और उनके नेम प्लेट में आप देख सकते हैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, यानी कि गंगूबाई उनकी माता का नाम, वो अपने नेम प्लेट में जोड़ चुके हैं। इसी तरह से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने नेम प्लेट में इस तरह का बदलाव कर दिया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक तौर से तमाम अफसरों और स्टाफ के नेम प्लेट में भी उनकी माताओं के नाम पिता के नाम से पहले लिखे गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जो पालन पोषण कर बड़ा करे उनके नाम के बिना एक बच्चे की पहचान कुछ भी नहीं। जो हमारा पोषण करती है, जिसके बिना हमारा जीवन ये निरर्थक है, वो माँ होती है। माँ सर्वश्रेष्ठ है, पहले स्थान पर है और इसी को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प में हमेशा माँ जिजाऊ का, माँ साहब जिजाऊ का एक महत्व रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय एकनाथ शिंदे जी ने उस विषय को लेकर आगे बढ़ाया है। मंत्रिमंडल के हमारे सारे मंत्री महोदय जो है उन्होंने कैबिनेट में जब हमने ये विषय लाया तो उसका समर्थन किया। तो महाराष्ट्र राज्य प्रथम राज्य है जिसने ऐसा निर्णय महिलाओं के सम्मान के लिए लिया।
ये हम भी जानते हैं कि पिता की तरह बच्चे की माँ भी बच्चे के पालन पोषण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैसला गौर करने योग्य है, क्योंकि न सिर्फ माँ का नाम जोड़ना अनिवार्य होगा, बल्कि पिता के नाम से पहले माँ का नाम आएगा। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला माँओं को उचित मान्यता और सम्मान दिए जाने की ओर ऐसा कदम है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और मुंबई की साउथ डिवीजन साइबर पुलिस ने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 7 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो कि कोलकाता में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों को ठग रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 50 लाख रुपए नकद और अन्य सामग्री जब्त की है। बैंक खाते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने उधार पर महंगी वस्तुएं ऑर्डर की हैं, और जब ये पता चला कि डिलीवरी कोलकाता में कई जगहों पर की गई थी, तो पुलिस टीम को कोलकाता भेजा गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी सिलीगुड़ी भाग गया था। स्थानीय थाने की मदद से आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और जांच के अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि आरोपी कोलकाता में एक कॉल सेंटर चला रहा था और क्रेडिट कार्ड सुरक्षा के संबंध में भारतीय और विदेशी नागरिकों को कॉल कर उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर रहा था। And before beginning the conversation, can I please verify your full name and your date of birth? उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 मुख्य आरोपी एसटीएफ के गिरफ्त में हैं। इनके नाम है अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे। इनके अलावा नोएडा का रवि अत्री और प्रयागराज का राजीव नयन मिश्रा फरार है। दोनों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पेपर कहां से लीक हुआ वो पता चल गया है। बीते 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्य आरोपियों के अलावा 396 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। और अब आइए चुनावी बॉन्ड मामले की बात करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है और जवाब मांगा है कि आदेश के बावजूद बैंक ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा क्यों नहीं किया। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और शिकंजा कसा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि एसबीआई को सभी जानकारियां चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए थी। बॉन्ड खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। 11 मार्च को यही आदेश दिया गया था। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के नंबर शेयर नहीं किए, लिहाजा बैंक को नोटिस जारी किया जाता है। दरअसल बॉन्ड नंबर जारी होने के बाद अब ये पता चल सकेगा कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, क्योंकि अदालत के सख्त रुख के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो डेटा दिया उसमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले और उसे भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों का ब्यौरा तो दिया है, लेकिन किसने किसको कितना दिया ये साफ नहीं हो रहा है। जो भी डायरेक्शन माननीय उच्चतम न्यायालय के तरफ से आएगा वो तो सबके लिए बाध्य है, क्योंकि हमारा बस लिमिटेड था कि जो हमने डेटा सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था वो हमें वापस मिल जाए और उसको हम प्रकाशित कर दें। तो हमारा जो अब पक्ष है वो अब समाप्त हो चुका है। अब स्टेट बैंक को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। जाहिर है इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे लगता है कि ये एसबीआई के लिए एक मुश्किल घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कड़े रुख से ये साफ कर दिया है कि जब उसने पारदर्शिता को आधार बनाकर एक फैसला दिया है तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि असलियत में भी झलकना चाहिए। जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परीक्षा अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। नई दिल्ली से पवन कुमार के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।
और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा लगातार एक्शन में हाथ आजमा रहे हैं। उनकी अगली फिल्म योद्धा सिनेमाघरों में आ चुकी है। कैसी है, बता रहे हैं प्रशांत सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और अब बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म योद्धा के बारे में, जिसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। मेरे पीछे आप पोस्टर देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में राशि खन्ना भी हैं, रोनित रॉय हैं और साथ में हैं दिशा पटानी। ये फिल्म जो है इसके निर्माता हैं करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो है सागर अंबर और पुष्कर ओझा और लिखा भी इसको सागर अंबर ने है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो योद्धा जो है वो एक एजेंसी है जिसमें सारी सेनाओं के जो सिपाही हैं उनको मिलाकर, जो बहादुर सिपाही हैं उनको मिलाकर इसको बनाया गया है और इनको एक कड़े से कड़े मिशन पर भेजा जाता है कि जैसा कि आपने जो फिल्म है IMF आपने देखा होगा, मिशन इम्पॉसिबल में उनकी एक एजेंसी होती है IMF, और या फिर टाइगर जो पूरी सीरीज़ है उसमें आपने इस तरह के जो एजेंसीज़ हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में उसमें देखा होगा। तो ऐसी ही एक एजेंसी है योद्धा। तो इस फिल्म की कहानी मोर और लेस ये है कि इसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का किरदार है वो हवाई जहाज़ में है और हवाई जहाज़ हाईजैक कर लिया जाता है और उसका जो कलंक लगता है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के माथे पर लगता है, जिसकी वजह से इस एजेंसी को ख़त्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद इस कलंक को अपने माथे से हटाने की कोशिश करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और उसी बीच होती हैं बहुत सारी घटनाएं जो कि आपको फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फिल्म की खूबियों और खामियों के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जो संगीत है उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जैसे विशाल मिश्रा हैं, तनिष बागची हैं, साथ में इसमें आपको जो बी प्राक हैं उनका भी आपको गाना सुनने को मिलेगा और जानी का भी है, जानी जो उनका भी संगीत आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सीधा फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले खामियाँ। तो इस फिल्म की खामी मुझे यही लगती है कि ये जो सिनेमा देखने के आदि हैं, बेहतरीन सिनेमा देखने के या वर्ल्ड सिनेमा देखने के आदि हैं, उनको ये फिल्म लगेगा कि ये एक बेसिर पैर की फिल्म है, इसमें लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस तरह की फिल्में चली हैं 2023 में, मसाला फिल्में, ये उसी तरह की फिल्में, तो उन लोगों के लिए जो अच्छा सिनेमा देखने के आदि हैं उनके लिए ये सिनेमा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा लोकेशंस, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म जो है वो हवाई जहाज़ में शूट हुई है, तो कहीं एक तरह से जो सीक्वेंसेज हैं, पहली जो कुछ सीक्वेंस होती है, जो घटना है वो भी हवाई जहाज़ में और कुछ देर के बाद फिर जो दूसरी है वो भी हवाई जहाज़ में। तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि कहानी में जो घटनाएं हैं उनका रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अलग चीज़ें हैं जो मैं खूबियों के दौरान बताऊंगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे इस फिल्म में लगी हैं। और तीसरा, जैसा मैं बोल रहा था कि जो लोग लॉजिक ढूंढते हैं उनके लिए शायद ये फिल्म नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि एक जो सिपाही है उसको हवाई जहाज़ की भी नॉलेज है, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ये है फिल्म की खामियाँ। अब बात करेंगे सीधा खूबियों के बारे में। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये देशभक्ति से भरपूर है, पेट्रोटिज्म है फिल्म में, और इस तरह की फिल्में पिछले साल खूब चली हैं। दूसरी खूबी इस फिल्म में यह है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बतौर एक्शन हीरो कमाल का उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा एक्शन किया है। एक्शन करते हुए अच्छे भी लगते हैं, उनकी एंट्री हो या फिर उनका जो सीन्स हैं जिनमें वो अलग अलग तरह का एक्शन कर रहे हैं उसमें भी वो बहुत फपते हैं। दिशा पटानी बहुत कम टाइम के लिए हैं, लेकिन उनका भी किरदार आपको सरप्राइज़ करता है जिस तरह का एक्शन उन्होंने किया है। एक्शन एक्ट्रेस वो लगती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी फिल्म में आपको ये फिल्म बांध कर रखती है। हालांकि रिपीटेशन है, सब कुछ है, लेकिन जो मोमेंट्स हैं वो आपको बांध के रखते हैं और रोमांच जो है वो बना रहता है एंड तक। इसके लिए मैं स्क्रीन प्ले और जो फिल्म का डायरेक्शन है उसके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। ये फुल पैसा वसूल फिल्म है। आप सीटियाँ शायद बजाने का मन करे, तालियाँ बजाने का भी शायद आपको मन करे, तो आप जाके फिल्म देख सकते हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।